राम राम मित्रों, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरजीआर कॉलेज में हुए इंसिडेंट्स के बारे में। आखिरकार कैसे ये केस का कनेक्शन है ममता बनर्जी से, जिसके चलते वो इस केस के ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं चाहती थी। और मेन एक्यूज जिसे बताया जा रहा है संजय रॉय, कैसे मेडिकल फील्ड से बिलोंग ना करने के बावजूद भी वो कॉलेज करने क्या जाता था और उसे एंट्री कैसे मिल जाती थी। 9 अगस्त को हुआ ये रेप केसेस किस तरीके से प्री प्लान केस था। एक करप्ट प्रिंसिपल के डिसीजन के चलते एक लड़की की जान चली जाती है जिसे अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। और हम बात करेंगे कैसे आज भारत में रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि आज भारत में महिलाएं सुरक्षित भी हैं। और अगर आज भारत में रेप के केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं तो उसे कैसे रोका जा सकता है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। एक गरीब पिता जो कि अपना सब कुछ दांव में लगाकर अपनी बेटी को एमबीबीएस कराए, जिसके खुद के पास पैसे ना हो अपने मेडिसिन खरीदने के लिए, घर में भी पैसे दूसरे के कपड़े सिल कर आता हो, जिस समाज में ये कहा जा रहा हो कि तुम्हारी बेटी से कभी एमबीबीएस नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना और साथ ही अपने फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना ये एक आसान बात नहीं होता। अपने माँ बाप की एक लौती बेटी मौमिता देवनाथ जो गरीबी झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखती है और अपने स्किल्स के बदौलत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाती है। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर मौमिता देवनाथ कल्याणी के JNM कॉलेज को चुनती है। ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आरजी कार कॉलेज को चुनती है क्योंकि वो उसके घर के नजदीक था। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी उसके 3rd ईयर कंप्लीट होने वाले थे, इसलिए यहाँ पर उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि उसके पीजी कंप्लीट होने की खुशी में इस बार वो अपने घर में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। पर उससे पहले ही मौमिता के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि उसके फैमिली से उनकी सारी खुशियां छीन लेता है। मौमिता जो कि स्टूडेंट के साथ साथ एक ट्रेनी डॉक्टर भी थी। 9 अगस्त के पहले मौमिता यहाँ पर अपने डेली रूटीन चेकअप पर थी। चेकअप्स के कंप्लीट होने के बाद मौमिता यहाँ पर सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि मौमिता यहाँ पर बिना गैप के 2 दिन से ही ड्यूटी पर थी। 38 घंटों से वो ड्यूटी पर थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 36 आवर्स थे, बट हम इसे 2 दिन ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मौमिता थके हारे सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही दिन 9 अगस्त को सेमिनार हॉल से मौमिता देवनाथ की डेड बॉडी मिलती है। पेरेंट्स को कॉल किया जाता है ये कहकर कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें डेड बॉडी हैंडओवर नहीं किया जाता, बल्कि 3 घंटा उनको इंतजार कराया जाता है। 3 घंटे के बाद जाकर उनके फादर को सिर्फ अलाउ किया जाता है डेड बॉडी देखने के लिए बस। कॉलेज के एसोसिएशन और पुलिस मिलकर यहाँ पर इस केस को सुसाइड केस बनाकर इस केस को क्लोज कर देती है। इवन यहाँ पर डेड बॉडी की अंतिम संस्कार करा दिया जाता है बीच इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि हाफ इन्वेस्टिगेशन में ही अंतिम संस्कार हो गया। विक्टिम के फादर क्लेम कर रहे हैं कि उनसे पहले 3 और डेड बॉडीज थी जिनका अंतिम संस्कार होना था, बट सबसे पहले मौमिता देवनाथ का अंतिम संस्कार करा दिया गया। और जैसे ये केस सोशल मीडिया पर आता है, लोग यहाँ पर ट्रोल करने लगते हैं कोलकाता पुलिस, कोलकाता गवर्नमेंट को। तब जाकर कहीं यहाँ पर पुलिस ये मानती है कि ये एक रेप और मर्डर केस था। लोगों के दबाव में आकर पुलिस यहाँ पर कहीं जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में कॉलेज के कैमरे को ओपन कराया जाता है। फिर ये पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुआ है। और यहाँ पर एक व्यक्ति सामने में आता है, संजय रॉय। और यहाँ पर पुलिस को उसी सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है और यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है संजय रॉय को अरेस्ट करने के लिए। इस समय जो पुलिस वालों को ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है संजय रॉय के फोन से। पुलिस को यहाँ पर पूरा शक हो जाता है कि रेप करने वाला संजय रॉय ही था। और जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता है तब पता चलता है कि संजय रॉय उस दिन कॉलेज में पहले से मौजूद था। इस इंसिडेंट को करने से पहले वो कॉलेज से बाहर निकलता है, रेड लाइट एरिया विजिट करता है, ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद वो दोबारा कॉलेज में आता है और उसके बाद वो इस इंसिडेंट को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर हमें संजय रॉय को भी जानना बहुत ही जरूरी है। संजय रॉय जो कि एक वॉलंटियर पुलिसमैन था। आप इसे प्रॉपर पुलिस मत समझ लेना। वॉलंटियर पुलिस वो होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर कुछ टाइम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। संजय रॉय जो कि कुछ समय से मेंटली डिस्टर्ब भी चल रहा था, इसके काफी सारे मल्टीपल शादियां हो चुकी थी और हर शादी इसकी टूट चुकी थी। इसके खुद के सिस्टर और मदर तक ने कह दिया था कि हमें इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके इन्हीं सब हरकतों की वजह से इसकी वाइफ भी इसे छोड़ चुकी थी। ये इंट्रोडक्शन था संजय रॉय के बारे में। पर जैसे ही मैंने आपको कहा था कि ये एक प्री प्लान केस था, मैं आप सबको इस केस का एक दूसरा पहलू दिखाता हूँ। जब यहाँ पर 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मिली तो उस बॉडी में 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल इंजरीज थे विद इंक्लूडिंग जेनिटल पार्ट्स भी। क्या इतनी बुरी तरीके से चोट सिर्फ एक पर्सन से लग सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर खुद CBI और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस केस में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे उस रात में। विक्टिम के फादर यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बेटी के पास जो डायरी था उस डायरी से भी कुछ पन्ने यहाँ पर फटे हुए मिले। अब एक बात आती है कि संजय रॉय जो कि किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता, तो उसे कॉलेज में एंट्री कैसे मिलती थी? वो कॉलेज करने क्या जाता था? अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष। जब यहाँ पर 9 अगस्त को ये रेप का केस सामने में आया तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और साथ ही मांग करने लगे संदीप घोष की रिजाइन के लिए। संदीप घोष भी यहाँ पर रिजाइन नहीं दे रहा था, बट जैसे प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया तब जाकर कहीं संदीप रॉय यहाँ पर रिजाइन देता है। और मजे की बात यहाँ पर यह कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यहाँ पर संदीप रॉय को रिजाइन देने के बदले यहाँ पर उसे ट्रांसफर कर देती है दूसरे मेडिकल कॉलेज में। और जब ये केस ट्रांसफर होता है CBI को, तो CBI यहाँ पर सबसे पहले अरेस्ट करती है
संदीप घोष को। और इन्हीं सब के बीच आरजीआर कॉलेज के एक टीचर अली सामने में आते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू में प्रिंसिपल संदीप घोष की कुछ करतूतें बताते हैं। संदीप घोष यहाँ पर स्टूडेंट से पैसे लेता था उन्हें पास करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स इनके खिलाफ कोई बात भी करता था तो उसके अटेंडेंस काट दिए जाते थे, उसे फेल कर दिया जाता था। ये स्टूडेंट्स के अटेंडेंस काट लेते थे और उस बेसिस पर इन्हें फेल भी करते थे। संदीप घोष यहाँ पर कुछ और भी कार्यक्रम करते थे, जैसे कि इलीगल तरीके से डेड बॉडीज को बेचना, उन डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना। अगर कोई स्टूडेंट्स के खिलाफ बात भी करता था तो उसका फेल होना एकदम तय था। पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण संदीप घोष के ऊपर कोई भी बात नहीं करता था। और संदीप घोष यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़कर अपने खुद के लिए पर्सनल सिक्योरिटीज भी रखने लगे थे। और उन्हीं सिक्योरिटी के बीच एक पर्सन था संजय रॉय। और संजय रॉय भी यहाँ पर इसी सिक्योरिटी का फायदा उठाकर कई सारे स्टूडेंट्स से एडमिशन कराने के नाम पर पैसे हिटता था और स्टूडेंट्स को यहाँ पर भरोसा दिलाने के लिए अपने आप को पुलिस दिखाता था। जरा आप सोचिए, जब 9 अगस्त को ममिता देवनाथ की यहाँ पर डेड बॉडी मिली, रेप के केसेस थे वो, फिर ये क्यों कहा गया कि वो एक सुसाइड केस है, उसने खुद सुसाइड कर लिया? तो उसके लिए आप जरा इस फोटो को देखिए। इस पिक्चर में जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, एक है संजय रॉय और दूसरा है ASI अनूप दत्ता, जो कि एक पुलिसमैन है। और ये लोग पार्टी कर रहे हैं एक TMC लीडर के घर में। बस यही रीजन है कि पुलिस पावर, पॉलिटिकल पावर होने के कारण इस केस के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि TMC के कार्यकर्ता के बेटे भी इन्वॉल्व थे इस रेप केस में, जो कि एक सरासर फेक न्यूज है। जब तक CBI की प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक हम किसी के ऊपर भी फेक एलिगेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पर और एक न्यूज फैलाया गया था कि विक्टिम के बॉडी से यहाँ पर 150 ग्राम सीमन मिला, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर 150 ग्राम क्वांटिटी यहाँ पर सीमन की नहीं है। जब बॉडी की वेट नापी जाती है तो प्रॉपर उस पर्टिकुलर उस ऑर्गन की वेट निकाली जाती है, तो यहाँ पर उस ऑर्गन प्लस सीमन की वेट है यहाँ पर 150 ग्राम, ना कि सिर्फ सीमन की। इन्हीं सब पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण ही ममिता की इस केस को दबाया जा रहा था और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि 4 दिन के बाद जाकर यहाँ पर CBI को ये केस ट्रांसफर होता है। इस केस को दबाने के लिए ममता बनर्जी की गवर्नमेंट यहाँ पर 10 लाख ऑफर करती है विक्टिम के पेरेंट्स को। जो डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया जाता है। पुलिस यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर देती है डॉक्टर्स को बचाने के लिए। कॉलेज पे हमला करके कोशिश होती है कि एविडेंस को मिटाया जाए। जिस सेमिनार हॉल से यहाँ पर विक्टिम की बॉडी मिली थी, बीच इन्वेस्टिगेशन के बीच यहाँ पर उस सेमिनार हॉल के सामने वाले रूम में यहाँ पर रिनोवेट स्टार्ट किया जाता है, ताकि किसी तरीके से बचे कुछ एविडेंस को भी मिटाया जा सके। प्रिंसिपल संदीप घोष को यहाँ पर बचाने तक की कोशिशें होती हैं। उस लोकेशन के पास एक फुटबॉल मैच होने वाला था, पुलिस उसे कैंसिल करवा देती है, ये कहकर कि कहीं ये लोग भी आकर प्रोटेस्ट ज्वाइन ना कर ले। 14 अगस्त के दिन जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं। इन गुंडों को गाड़ियों में भर भर कर, ट्रक्स में भर भर कर भेजा गया था ताकि वो इस प्रोटेस्ट को रोक पाए। अब इन गुंडों को कौन भेजा होगा बताने की जरूरत नहीं है। ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि मोदी जी को यहाँ पर 15 अगस्त के दिन इस केस के ऊपर बात करना पड़ जाता है। काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आकर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और न्याय की मांग मांगते हैं। यहाँ पर TMC के कुछ लीडर जैसे कि मिमी चक्रवर्ती यहाँ पर न्याय मांगती है उस विक्टिम के लिए, पर यहाँ पर उल्टा डेथ थ्रेट्स मिलना चालू हो जाता है उस TMC लीडर को ही। TMC जो कि NDA अलायंस का एक मेंबर है, उस NDA अलायंस के मुखिया राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर खुद क्रिटिसाइज किया ममता बनर्जी को। जब यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर लोग सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं तो TMC के कुछ लीडर्स यहाँ पर आकर ममता बनर्जी को डिफेंड करने लग गए और कुछ यूट्यूबर्स भी आ गए ममता बनर्जी को डिफेंड करने के लिए। ये वही यूट्यूबर है जिन्होंने मणिपुर के लिए मोदी जी को ब्लेम किया था, जबकि मोदी जी मणिपुर के CM नहीं है, बट फिर भी उन्हें क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में, जिसे कंट्रोल करते हैं मोदी जी। पर जैसे ही बात है बंगाल की, जिस बंगाल में बीजेपी नहीं TMC रूल करता है, तो इस यूट्यूबर ने अपना पूरा रंग ही बदल दिया। इसने तो ममता बनर्जी को ही डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। जब ऐसे रेप के केसेस सामने में आते तो वहां पर पॉलिटिक्स ना घुसाकर न्यूट्रल होकर न्यूज देना चाहिए और विक्टिम्स को न्याय देना चाहिए। पर यहाँ पर भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने पॉलिटिकल गेम खेलना नहीं छोड़ते। आज ये जो रेप का केस बंगाल से आया, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले रेप के केसेस नहीं आते थे बंगाल से, और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद बंगाल से ऐसे केसेस आना बंद हो जाएगा। इस केस के ऊपर जांच इसलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाया, प्रोटेस्ट किया। अगर प्रोटेस्ट ना होते, लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठाई होती, तो ये केस भी उसी तरीके से दब जाता जैसे कि संदेश खाली वाले इंसिडेंट्स हुए थे। बंगाल में आज जो भी कुछ हो रहा है इसे मैंने पहले डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। आज जब लोग बंगाल के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां के पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तब जाकर ममता बनर्जी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे उतरी है। आप जरा सोचो, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही है? अपने ही खिलाफ। आयरनी देखो, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है पुलिस के खिलाफ। पुलिस है किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंदर। और होम मिनिस्ट्री आता है किसके अंडर में? ममता बनर्जी के अंडर। अब हम यहाँ पर बंगाल से आकर पूरे देश भर के लिए बात करते हैं। आप जरा सोचिए कि पहले भी ऐसे रेप के केसेस कई सारे आ चुके हैं जहां पर लोगों ने आवाज उठाया, पर क्या ये रेप के केसेस रुके? याद करें वो समय जब हैदराबाद में एक ऐसे रेप का केसेस आया था तो पुलिस ने शूट कर दिया था उन रेपिस्ट को, पर उसके बाद क्या रेप के केसेस रुके? नहीं रुके। जब 9 अगस्त के दिन ये रेप का केस लोगों के सामने में आया तो उसके बाद लगातार एक लाइन से लग गई थी। हर दिन आप सोशल मीडिया ओपन करो, आपको हर दिन कोई ना कोई रेप का केसेस दिख जाता था। ऐसा लग रहा था कि आप भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहुंच गए हो, जहां पर ऐसे कुछ न्यूज आए जैसे कि महाराष्ट्र में 2 माइनर बच्चों के साथ रेप हुआ। फॉरेनर जब इंडिया में घूमने आते तो उनके साथ मारपीट होता है, कई बार उनके साथ रेप के केसेस सामने में आते हैं।
भले उन्हें बाद में न्याय मिल गया हो, बट आप जरा सोचो कि क्या उनकी दोबारा ऐसी माइंडसेट रहेगी जो उनके साथ रेप होने से पहले था इंडिया के लिए। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी कि अगर दोबारा इंडिया जाना है तो सोच समझ के जाना है। आसाम से भी ऐसे कुछ न्यूज आए जहां पर एक स्कूल स्टूडेंट के साथ भी रेप किया गया, जहां पर ऐसे ही रेप के केसेस हर दिन आने लग गए थे। अगर मैं उन रेप के केसेस को बताने बैठा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हर साल भारत में रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2019 से रेप के केसेस को देखना स्टार्ट करें तो 2019 में 26,000 से भी अधिक के ये रेप के केसेस थे, और अगले साल ये 27,000 हुआ, फिर अगले साल ये 28,000 हुआ, और अगले साल ये रेप के केसेस 30,000 तक पहुंच गए। अगर हम यहाँ पर 2021 के रिपोर्ट्स को देखें, ऐसे स्टेट जहां पर सबसे अधिक रेप के केसेस आए तो वो है राजस्थान। ध्यान दीजिए, इन समय पर राजस्थान में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और सिर्फ राजस्थान ही क्यों, जिन भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन स्टेट्स में रेप के केसेस हाई हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में आज रेप के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज के समय में इंडियन मूवीज, आज के टाइम पर मूवीज में दिखाया ही क्या जाता है, वल्गैरिटीज। आज के टाइम पर मूवी मेकर्स के माइंडसेट है कि अगर मूवी में कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा तो वो मूवी कंप्लीट कैसे होगा। पहले भी ऐसे मूवीज आते थे जहां पर वल्गैरिटी को दिखाया जाता था, डबल मीनिंग वाले सीन्स होते थे, बट उस समय ऐसे सीन्स की, ऐसे डायलॉग्स की क्वांटिटी बहुत कम होती थी। अगर मूवी में कोई सॉन्ग को भी प्ले किया जाता था तो उसे एक प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता था। पर आज के टाइम पर अगर उसी पुराने सॉन्ग को प्ले किया जाता है आज के न्यू मूवीज में तो भी उसे एक वल्गर तरीके से दिखाते हैं, और अगर मूवी से भी अगर कोई चीज बच जाती है तो उसे प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर आपने भी एक चीज को नोटिस किया होगा कि आप चाहे जितने भी अच्छे रील्स देख लो, 2-3 रील के स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से वही वल्गर वाले कंटेंट देखने को मिलता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम रील्स देखते हैं, जब हम ऐसे रील्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपने भी एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब आप रील्स स्क्रॉल करने बैठते हो तो रील्स स्क्रॉल करते करते कब टाइम निकल जाता है, कब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। उन रील्स को देखने के बाद यहाँ पर आप मोटिवेशन के नाम पर उस लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करते हो, दिन भर सिर्फ उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। आप उस चीज को रियल लाइफ में जीना तो चाहते हो, बट सिर्फ सोच कर अपने डोपामाइन हिट करा कर आप अपने प्रोडक्टिविटी कम कर देते हो। रील्स को देखने के बाद खास करके जहां पर सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट किया जा रहा हो या फिर वल्गैरिटीज को दिखाया जा रहा हो, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद लोग शिफ्ट होते हैं प्रॉपर पॉर्न साइट्स में। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग पॉर्न देखते हैं उनके लिए फिर दोबारा इन पॉर्न साइट को छोड़ पाना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। आप जरा इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर 3 इमेजेस है ब्रेन्स की, एक जब वो नॉर्मल है, दूसरी जब उसे ड्रग्स दिया जा रहा है, और तीसरा जब वो पॉर्न कंज्यूम कर रहा हो। क्या यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखा ड्रग्स कंज्यूम करने वाले और पॉर्न कंज्यूम करने वाले में? जिस तरीके से एक ड्रग्स कंज्यूम करने वाला एडिक्ट हो जाता है ड्रग्स का, ठीक उसी तरीके से पॉर्न कंज्यूम करने वाला भी पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है, और फिर वो चाह कर भी छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने पर ही हैप्पीनेस मिलती है, और इसी तरीके से वो अपने डोपामाइन को हिट करा कर अपने प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। ऐसे तो डोपामाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, पर वो तब होता है जब हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब अगर बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है तब वो बॉडी के लिए अच्छी होती है। पर जब हम रील्स देख कर बार बार डोपामाइन हिट कराते हैं तो वो हमारे बॉडी को फायदा देने के बजाय नुकसान देता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कहेंगे कि भाई हम ऐसे चीज़ को नहीं देखते, हम ऐसे चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते, बट मैं आपको कह दूं कि भले आप ऐसे चीज़ को देखो या ना देखो, सोशल मीडिया का इफेक्ट आपके ऊपर बराबर हुआ है। वो कैसे? आपने कभी ना कभी या आपके आसपास के लोग कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा कि 6,000 रुपए में रशियन। ये कॉन्टेस्ट किस बेसिस पे कहा जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति फॉरेनर लड़कियों को देखकर ऐसी बातें करता है, उन्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का इफेक्ट है? आप उस फॉरेनर को देखकर ये जज कर लेते हो कि इसे शायद कुछ पता नहीं होगा क्योंकि वो आपके लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रही, बट वो आपसे काफ़ी अधिक स्मार्ट है कि वो अपने देश छोड़कर आपके देश में ट्रैवल करने आई है। और जरा आप सोचो कि जब आप लोगों से वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनेगी और अपने देश जाने के बाद अपने लोगों से ऐसी बातें शेयर करेगी, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के यहाँ पे वैल्यू बनी रहेगी? फिर यहाँ पर लोग पूछते हैं कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गिरते क्यों जा रही है? फिर कहते हैं कि जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनके साथ रेसिज्म होता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप अपने कंट्री गर्ल्स की रेस्पेक्ट करते हो, वैसे ही दूसरी कंट्री की लड़कियों को भी रिस्पेक्ट दिया करो। यही वो रीजन है जिसके वजह से आज भारत में रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें रेप के केसेस रोकना है तो हमें सोशल मीडिया पर, मूवीज पे कुछ रोक्स लगानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इन सब के ऊपर कुछ रूल्स लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी बात नहीं होता, सोसाइटी भी इस चीज को इग्नोर कर देता है। अगर आज के टाइम पर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो यहाँ पर लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, जहाँ पर लड़कों को फेक रेप केस के नाम पर फंसाया जाता है। आज के टाइम पर इंडिया में जितने भी रेप केस आते हैं पूरे साल भर में, उनमें से 45% रेप केसेस फेक होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाऊं, अगर साल भर में 30 रेप के केसेस आ रहे हैं तो उन 30 केस में से 13 से 15 केसेस फेक होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मैं ऐसा फेक रेप केसेस बताता हूँ जो कि लड़कों के ऊपर लगाया गया। एक व्यक्ति अपने पूरे 20 साल तक जेल में रहता है और जब वो 20 साल के बाद जेल से बाहर आता है तो कोर्ट यहाँ पर उसे इनोसेंट पाता है। एक लड़की जो कि अपने फादर के ऊपर ये एलिगेशन लगा देती है कि उसके फादर ने उसके साथ रेप किया और उसके फादर को 5 साल तक की जेल हो जाती है, और बाद में ये पता चलता है कि उस लड़की ने अपने फादर के ऊपर फेक रेप केसेस लगाया, वो भी इसलिए क्योंकि उसके फादर उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं देते थे। जब हमारे देश में किसी लड़के के ऊपर फेक रेप केसेस लगाया जाता है तो उसे पूरी जिंदगी अपनी जेल में बितानी पड़ती है। और वहीं लड़कियों के लिए अगर ये पता चल जाता है कि लड़की ने फेक रेप केस लगाया तो उस लड़की को जेल नहीं होती, उसे सिर्फ कुछ फाइन भरना पड़ता है और उसे फिर छोड़ दिया जाता है। इसी हफ्ते एक ऐसे केस सामने में आया जहाँ पर एक 19 साल का लड़का
सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने उसके खिलाफ फेक रेप केस लगा दिया। यहाँ पर हमें यह समझना है कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, नो डाउट वहां पर आवाज उठाओ, उस लड़की को इंसाफ दो। और अगर किसी लड़के के साथ गलत हो रहा है तो उस लड़के के लिए भी आवाज उठाओ, उसके लिए भी स्टोरियां लगाओ, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करो, ताकि उससे भी इंसाफ मिल पाए। अब यहाँ पर हम फिर से बात करते हैं आरजी कर कॉलेज के इंसिडेंट्स के ऊपर ही। यहाँ पर इस केस से रिलेटेड मैं आपको कुछ अपडेट बता देता हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक टीम बनाया है जो कि इस केस के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर एक फाइनल डिसीजन देगी। प्लस सीबीआई यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी एक्यूज का, ताकि इस केस में जितने भी एक्यूज इन्वॉल्व हैं उन सब के बारे में पता चल सके। आरजी कार के ये रेप केस आने के बाद यहाँ पर लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को सऊदी अरब से, गल्फ कंट्रीज से, कि वहां पर तो कितनी स्ट्रिक्ट रूल है, वहां पर तो रेप होता ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि शरिया लॉ के हिसाब से रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी मिलता है, उसे फांसी जाती है, उसकी गर्दन निकाल दिया जाता है। सीरियसली आपको शरिया लॉ पसंद आ रहा है? शरिया लॉ के हिसाब से महिला बिना अपने शौहर के परमिशन के बाहर निकल नहीं सकती, उसे अपनी पूरी जिंदगी के तंबू में बिताना पड़ता है। तो क्या आप ऐसे रूल्स को फॉलो करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसा नहीं है कि इंडियन रूल बहुत ही खराब है, बट हमारे लोग इतने टैलेंटेड है कि किसी ना किसी तरीके से लॉ में भी लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं। कई बार ये गलती गवर्नमेंट की भी होती है कि गवर्नमेंट वहां पर सही डिसीजन नहीं ले पा रही। जैसे कि यहाँ पर ममता बनर्जी आरजी कर कॉलेज इंसिडेंट्स के ऊपर कोई सही फैसला नहीं दे रही है, उल्टा उस लड़की के लिए न्याय मांगने वाले लोगों को ही जेल में भर दे रही है। और इसी चीज को अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रेप केसेस ऑलमोस्ट यूपी में आधे हो चुके हैं। यूपी में किसी का रेप करना तो दूर, अगर आप किसी लड़की को स्टॉक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हो भी आपको अगले दिन पुलिस उठाकर अपने साथ ले जाती है। और आज के टाइम पर योगी आदित्यनाथ जी के इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो आरजी कर कॉलेज के भी रेप केस को यहाँ पर सही न्याय मिल सकता था अगर ममता बनर्जी यहाँ पर सही टाइम पर कोई डिसीजन लेती। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया जो कि आपको पता होना चाहिए था। इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली, अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इस केस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।